आज इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स बताऊंगी। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस तरह से होता है। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो सबसे पहले क्या देखने वाली बात है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस में हो रहा है, इस बेंजीन रिंग में। अब आप देखिए कि ये बेंजीन रिंग है। अगर अपने आप में देख रहे हैं तो ये बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच होती है, क्योंकि इसमें देखिए ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। पर कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो रहा है, इसमें COH ग्रुप जुड़ जा रहा है। जो COH ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है तो यहाँ पे क्या -R इफेक्ट देखने को मिलता है। -R इफेक्ट क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर रहा है। या इसमें मीजोमेरिक इफेक्ट दिखता है तो -M इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन रिंग है ये बहुत डेफिशिएंट हो जाती है। तो यहाँ पे अपन देखें तो अगर सपोज इस पे कोई भी COH समूह उपस्थित है, NO2 समूह उपस्थित है, CHO समूह उपस्थित है, CN समूह उपस्थित है, अगर ये चारों ग्रुप किसी भी बेंजीन रिंग पे उपस्थित होंगे तो ये -R और -M इफेक्ट शो करेंगे और ये रिंग को डीएक्टिवेट करेंगे। ठीक है। और ये आप सब लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो कि जो रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। यह आप लोगों ने पढ़ा है। अगर रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, और अगर रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा तो वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे। ठीक है। और क्लोरीन इसमें एक एक्सेप्शन है। क्लोरीन रिंग डीएक्टिवेटिंग है पर वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो अब अपन यहाँ बात करते हैं इस पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो सबसे पहले आप देखिए कि हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? नाइट्रेशन। और नाइट्रेशन के लिए क्या होता है? नाइट्रेटिंग एजेंट क्या होते हैं? H2SO4 और HNO3, है ना। ये हम लोग पढ़ चुके हैं ना। नाइट्रेशन कैसे किया जाता है, नाइट्रेशन की अभिक्रिया। तो उसमें नाइट्रेटिंग एजेंट लेते हैं H2SO4 और HNO3। H2SO4 और HNO3 मिलके क्या बनाते हैं? NO2+, जिसको अपन नाइट्रोनियम आयन कहते हैं। और जो ये नाइट्रोनियम आयन है ये एक इलेक्ट्रोफाइल की जैसे एक्ट करता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि NO2 ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होगा, और कौन से पोजीशन पर होगा? मेटा पोजीशन पर होगा, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करता है तो ये जो सब पोजीशंस हैं ऑर्थो और पैरा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम हो जाती है। मेटा पोजीशन है, यहाँ पर थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहती है, इसलिए यहाँ जो सब्स्टिट्यूशन है वो मेटा ग्रुप पर होता है। ठीक है। तो ये पहली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ देखने को मिलती है। और इस ग्रुप को सब्स्टिट्यूशन क्यों नाम दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि जो बेंजीन रिंग है यहाँ पर आप देखिए जो CH ग्रुप है बेंजीन रिंग पे, उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, उस H को सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है यहाँ पे NO2 के साथ में, इसलिए इसको नाम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिया गया। ठीक है। इज इट क्लियर? अब अपन आगे बढ़ते हैं। जो अगली रिएक्शन है वो आप देखेंगे ब्रोमिनेशन या क्लोरीनेशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अगर ब्रोमिनेशन किया जाता है तो ये अभिक्रिया ब्रोमीन और FeCl3 के साथ में या FeBr3 के साथ में होगी। अगर क्लोरीन ले रहे हैं तो FeCl3 ले लेंगे, ब्रोमीन ले रहे हैं तो FeBr3 ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि मेटा पोजीशन पर ब्रोमीन ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो ये इसकी दूसरी अभिक्रिया है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो देखने को मिलती है। थर्ड रिएक्शन जो अपने बात करेंगे वो है फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन में क्या हो रहा है कि यहाँ देखा गया कि अगर थ्योरेटिकली बात करें तो फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन होनी चाहिए, है ना। फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन क्या होता है कि AlCl3 और CHCl3 के साथ में ये अभिक्रिया होती है। पर प्रैक्टिकली देखा गया
तो यहाँ पर ये अभिक्रिया नहीं देखने को मिली। जब प्रैक्टिकल करके देखा गया तो यहाँ पर ये अभिक्रिया नहीं हुई। उसका रीज़न क्या है? यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो COH समूह है ये -R और -M इफेक्ट दिखाएगा, है ना। -R माइनस इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा और माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाएगा। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है कि जो इंटरमीडिएट है, जो रिएक्शन है, रिएक्टिंग मटेरियल, वो है AlCl3 और CHCl3 CH3Cl, आई एम सो सॉरी, AlCl3 एंड CH3Cl। तो AlCl3 और CH3Cl मिलके CH3+ बनाते हैं, देखिए, और AlCl4- बनाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं COH ग्रुप, उसने इस बेंजीन रिंग में से पूरा इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच रखे हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि जो बेंजीन रिंग है उस पर डेफिशिएंसी आ गई। अब यहाँ जो ये CH3 बन रहा है, ये अगर इस ग्रुप पे अटैक करेगा तो ये इतना स्ट्रांग नहीं होता कि ये ग्रुप पे से प्रोटॉन प्राप्त कर ले। भाई CH3 के ऊपर प्लस चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन जिसके पास अवेलेबल होगा उसके पास जाएगा। ठीक है, तो COH ग्रुप ने जो बेंजीन रिंग है उस पे से पूरे इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लिए। ठीक है, तो जब CH3 है, अब ये बेंजीन रिंग पे नहीं जाएगा, ये इतना स्ट्रांग नहीं है, इसमें इतना दम नहीं है कि जो ऑलरेडी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वहां से ये इलेक्ट्रॉन्स पुल कर सके। ये इंटर्न क्या करेगा, COH ग्रुप के साथ ऊपर चला जाएगा और ये COH के साथ में बॉन्ड बना लेगा। तो इसलिए यहाँ पर ये देखने को आया कि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता। ये कई बार आपसे पूछा भी जाता है एग्जाम में कि वाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स डू नॉट गिव फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन रिएक्शन। तो उसका रीज़न यही है कि वो इतना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग हो जाती है और AlCl3 और CH3Cl के साथ जो अभिक्रिया करके CH3+ और AlCl4 बन रहा है, तो जो CH3+ है वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो बेंजीन रिंग पे से इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर सके। वो COH जो इलेक्ट्रॉन रिच है उसके पास चला जाएगा और उसके साथ में बॉन्ड बना लेगा। तो ये इसका कारण था। आई होप इट इज क्लियर। तो ये आप अपने दिमाग में गांठ बांध लो कि बेंजोइक एसिड कभी भी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के साथ में कोई अभिक्रिया नहीं देगी, कभी भी ये रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब जो अपन दूसरा रिएक्शन देखते हैं वो है एस्टरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एस्टरिफिकेशन क्या होता है, अपन स्कूल में भी पढ़ के आए हैं। ठीक है, क्या होता है एस्टरिफिकेशन? यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई भी एसिड लिया, RCOOH लिया, उसका ROH के साथ में रिएक्शन कराया तो ये बन गया RCOOR और वाटर इसमें से बाहर निकल गया, है ना। तो ये इसका एस्टरिफिकेशन हो गया। ठीक है, और ये अभिक्रिया होगी एसिडिक मीडियम में। तो यहाँ पर क्या ले रहे हैं एसिडिक मीडियम, H2SO4 और HCl, है ना। तो ये एस्टरिफिकेशन है, ये स्कूल में पढ़ चुके। इसकी रिएक्शन को मैंने नीचे दोबारा लिखा है। अगर R की जगह अपन CH3CO लिख रहे हैं तो ये अपन ले रहे हैं CH3COOH और इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं। अल्कोहल की जगह अपन ने ले लिया CH3OH। ठीक है, R की जगह CH3 ग्रुप लिख रहे हैं। अब ये H आयन मतलब जहाँ पर H आयन मतलब एसिडिक मीडियम, यहाँ एसिडिक मीडियम क्या हुआ, H2SO4 और HCl। तो इसके बीच में अभिक्रिया कराई जाएगी। तो आप ये देखिए कि ये CH3COO में वाले में से OH ग्रुप निकलेगा और CH3OH में से H ग्रुप निकलेगा। तो ये वाटर निकल गया और ये जुड़ गया CH3COOCH3, मिथाइल इथेनोएट का फॉर्मेशन हो गया और इसमें से पानी निकल गया। अब यहाँ पर पानी, यहाँ पे जो एसिड है ये क्यों यूज कर रहे हैं, जो एसिड है H2SO4 या P2O5, ये दोनों बहुत अच्छे डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। तो जिस भी रिएक्शन में से अगर अपने को पानी एब्जॉर्ब करना होता है, वो रिएक्शन अगर अपन इस मीडियम में कर लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो थी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अपन बात करते हैं
इसके मैकेनिज्म की, जो सबसे इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म आप देखिए, यहाँ पर क्या है, एसिड है CH3COOH। आप देखिए जो ये ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि इसका सबसे पहले इसमें इसका प्रोटोनेशन होगा। ठीक है, इसका अपन प्रोटोनेशन करेंगे। तो इस पर H आयन ने अटैक किया, तो इसमें जब H आयन ने अटैक किया तो ये नेक्स्ट इसमें देखिए क्या बन गया, CH3C डबल बॉन्ड O, इस पे प्रोटॉन ने अटैक किया था तो H आ गया और OH हो गया। ठीक है, और क्योंकि इसमें से अब इलेक्ट्रॉन H ने ले लिया है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा अगले स्टेप में कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये बात इसको बिल्कुल समझ नहीं आती है ना, ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो वो क्या करेगा, अपनी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए जो डबल बॉन्ड है उस बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। उस इलेक्ट्रॉन को जब वो अपनी तरफ खींचेगा तो क्या हुआ, ये जो कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है ना। इस OH ने इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ पुल कर लिए तो जो कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये क्या करेगा, जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन्स इस अल्कोहल में से खींचेगा जो सिस्टम में प्रेजेंट है CH3OH। ठीक है, CH3OH पे इलेक्ट्रॉन लोन पेयर प्रेजेंट है ऑक्सीजन पे, ये अपनी तरफ पुल करेगा। तो अगला अपन स्ट्रक्चर क्या लिख सकते हैं, CH3C और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चले गए तो OH। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नीचे का OH है और यहाँ पर इसमें अब CH3OH ग्रुप जुड़ गया, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं CH3COH OH, यहाँ पे O CH3H, ये इसके साथ जुड़ गया। अब आप देखिए कि यहाँ पे अब 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये कि जो कार्बन है इसके ऊपर 2 OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, 2 OH ग्रुप कार्बन पे जुड़ेंगे तो वो अनस्टेबल होंगे, तो क्या करेंगे वो OH ग्रुप इसमें से अपना पानी का मॉलिक्यूल बाहर कर देंगे। ठीक है, और ये रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बच गया। ठीक है, पहला तो ये हो गया कि ये जो कार्बन है इसके ऊपर आप देखिए 2 OH ग्रुप जुड़े हैं और कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होते हैं, तो ये आपस में मिलेंगे और इसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ CH3 और इधर OH, ये रह गया। या दूसरा चीज़ क्या हो सकती है कि क्योंकि इसमें से देखिए आप इस पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया तो इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया जो मैंने यहाँ आपको दिखाया है। ठीक है, अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए क्या करेगी, जो ये हाइड्रोजन है इस पे से इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगी। तो क्या हुआ, ये हाइड्रोजन फ्री हो गया और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए। और यहाँ पे जो वाटर है OH है ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये हाइड्रोजन इसके पास जाएगा। ठीक है, तो ये H ट्रांसफ़र अपन इसको बोलेंगे और ये अपन अब फर्दर लिख देंगे CH3COH, यहाँ पे OH2 आ गया OCH3। ठीक है, यहाँ OH2 आते ही मतलब क्या हुआ कि ये बहुत अच्छा लीविंग एजेंट है ना। आप सबको मालूम है कि OH2 एक बहुत अच्छा लीविंग एजेंट है। तो अब अगले स्टेप में देखिए क्या होता है कि जो कार्बन है, ये जो ऑक्सीजन है ये अपना इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के ऊपर डोनेट करता है। ठीक है, तो क्या होगा, ये जैसे ही कार्बन के ऊपर डोनेट करेगा OH2 अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा और बाहर निकल जाएगा और ये बन गया CH3C डबल बॉन्ड O H और OCH3। और क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये अपना पॉजिटिव चार्ज इन टर्न क्या करेगा, इस H जो OH बॉन्ड है इससे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ लेगा, तो ये H फ्री हो गया और ये बन गया CH3C डबल बॉन्ड O OCH3। आई होप ये आपको मैकेनिज्म क्लियर है। मैं एक बार फिर से आपको बताती हूँ दोबारा से
सबसे पहले क्या होता है, ऑक्सीजन रिच जो डबल बॉन्ड O है इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसका प्रोटोनेशन होता है। प्रोटोनेशन हुआ तो ये OH आ गया। अब ये जो OH है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन्स को इस डबल बॉन्ड से पुल करेगा, और यहाँ जो कार्बन है इसके ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये कार्बन क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ROH या CH3OH से इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा। तो अगला स्टेप ये हो गया। अब यहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये है कि जो कार्बन है उसके ऊपर दो OH समूह हैं जो कि अनस्टेबल है, तो ये OH समूह को मिलेंगे और इसमें से पानी निकल जाएगा। या दूसरा ये तरीका है कि यहाँ जो ऑक्सीजन है, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया था, इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो ये जो इसके साथ H ग्रुप बना है उससे इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा, और यहाँ पर ये H फ्री हो गया। ये यहाँ पर OH में ऑक्सीजन रिच है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए इसकी तरफ जाएगा अपनी भूख मिटाने के लिए। तो यहाँ इसको अपन ने H ट्रांसफ़र लिख दिया। तो अगला ये स्टेप हो गया, यहाँ पे OH2 आ गया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब अगले इसमें क्या होगा कि जो ये ऑक्सीजन है OH वाला, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ ट्रांसफ़र करेगा, और जैसे ये कार्बन की तरफ ट्रांसफ़र करेगा, यहाँ से जो बॉन्ड है ये OH2 अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके इसमें से फ्री हो जाएगा, और ये बन गया। और क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए थे, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया था, तो ये अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। तो ये क्या करता है, जो OH बॉन्ड है इसमें से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो ये H फ्री हो गया और ये एस्टर का निर्माण हो गया। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैंने बहुत इजी वे में आपको एक्सप्लेन किया है। तो साथ में किताब भी पढ़ते रहिए, और अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।